अतीत बताते हुए एनिका गुमसुम हो गई। अपनी माँ जिसकी उसे शकल भी याद नहीं थी, आज उसे याद करते हुए उसकी आंखें भर आई। अपने आंसुओं को एथास से छुपाने की भसकर कोशिश कर रही थी, पर एथास उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था। एथास ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अगर तुम चाहती हो तो थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ कहकर उसने आगे की कहानी बतानी शुरू की। माँ ने नाना जी को बता दिया कि उन्होंने संभव से गंधर्व विवाह कर लिया है, पर संबर का सच उनसे छुपा लिया। बेटी की पसंद को अपनी स्वीकृति देने के साथ 100 घोड़े, 1000 गाय, 2000 बकरियां, राजकुमारी की 50 सेविका और अथास धन संपत्ता के साथ अपनी इकलौती बेटी को विदा किया। 1 साल के बाद मेरा जन्म हुआ और मेरे नाना अपनी नवासी से मिलने के लिए पोयस आ गए। उस रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी माँ और पिता सारा दिन मेरी देखभाल करते हुए रात को गहरी निंद्रा में सो गए थे। मैं दूसरे कक्ष में थी और जोर जोर से रो रही थी। मेरे रोने की आवाज मेरे नाना के कानों तक पहुंच गई। काफी देर तक तो वो इंतजार करते रहे कि शायद मेरे माता पिता की नींद खुल जाए, पर हार का जब मेरा रोना नहीं रुका तो मुझे उठाकर वो मेरे माता पिता के शयन कक्ष में ले आए। और तुम्हारे पिता की सच्चाई उनके सामने आ गई। हाँ, वो बहुत बुरी रात थी। मेरे नाना का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। संबर से ज्यादा गुस्सा उन्हें मेरी माँ पर आ रहा था कि कैसे वो अपने पिता को धोखा दे सकती है। गुस्से में मुझे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। मेरे माता पिता दोनों उनके पीछे पीछे भागे। मेरी माँ को उन्होंने उसी वक्त क्रोध में शाप दे डाला, जा तू यहीं रहना चाहती थी, अब इस महल से बाहर तू कभी कदम नहीं रख सकेगी। मेरे पिता उन्हें मनाते हुए इस रेगिस्तान तक पहुंच गए, पर उनके क्रोध का वो शांत नहीं हो रहा था। अपनी बेटी के बदले में वो संबर और स्वर्णिका की बेटी यानी मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे, ताकि उन्हें भी पता चले बेटी की जुदाई किसी पिता के लिए कितनी कष्टदायक होती है। पर तुम तो यहीं हो, अपने पिता के पास हो। मेरे पिता को रोते बिलखते देख उनका दिल तो नहीं पसीजा था, पर एक शाप देकर उन्हें मुझे उनके पास छोड़कर जा। जिस औरत से तू इतना प्यार करता है, आज के बाद तू उसकी शकल कभी नहीं देख सकेगा। स्वर्णिका उस महल से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी और तू इस रेगिस्तान, तेरी बेटी भी तुझे धोखा देकर तेरी मर्जी के खिलाफ जाकर एक लड़के के साथ भागकर शादी करेगी। शायद तू तब एक बाप की बेबसी को समझ सकेगा, कहकर वो गुस्से में वहां से चले गए। मैं 16 साल की हो चुकी थी जब वो साधु यहाँ आए थे। उनके जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे सिला बना दिया। ये बात शायद वो साधु पहले से ही जान चुके थे, इसीलिए जाते जाते मेरे कानों में मेरे उद्धार का उपाय भी बताते गए। ये है मेरी पूरी कहानी कहकर एनिका चुप हो गई। पर अब आगे क्या करना है? बातों बातों में रात हो गई है। हमारे पास अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। एथास, कल सुबह मैं सुनहरे रंग का हिरन का रूप धारण कर लूंगी और मुझे संबर के पास ले जाना और उनसे कहना कि हिरन को मार नहीं सका, अब ये आपके सामने है, आप इसके साथ जो करना चाहते हो कर लीजिए। और अगर उन्होंने तुम्हें हिरन समझकर मार डाला तब मैं क्या करूंगा? मेरा झूठ उसी वक्त उनके सामने आ जाएगा। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अब अगर मरना ही नसीब में है तो इकट्ठे ही मरेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा एथास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी पूरी बात समझाने के बाद एथास ने अपनी स्वीकृति एनिका को दे दी। अगले दिन सुबह सूर्योदय होते ही संबर कुएं से बाहर निकला। आज उसके लिए
सबसे खुशी का दिन था। कुएं से बाहर निकलते ही उसने देखा एथास जमीन पर मुंह लटका कर बैठा हुआ है। संबर के चेहरे पर आई खुशी गायब हो गई। क्या हुआ? मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ? मुझे हिरन नहीं दिखाई दे रहा? तू अपनी जान की सलामती चाहता है कि नहीं? मौत से तुझे डर नहीं लगता? आज मैं अपने हाथों तुझे ऐसी मौत मारूंगा तू सोच भी नहीं सकता। जमीन से उठकर संबर के सामने एथास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आपका आदेश हो और मैं वो कार्य पूरा ना करूं, ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। सुनहरे हिरन को तो मैंने रात को ही पकड़ लिया था। बस उसका वध रात को करके उसके शरीर से कस्तूरी नहीं निकाली। आपके जागने की प्रतीक्षा में उन्हें तरबूज के खेतों से लाकर हरी हरी पत्तियां खिला रहा था, ताकि आपको बिल्कुल तरोताजा कस्तूरी खाने को मिले। कहकर एथास चुप हो गया। तू तो बहुत समझदार निकला। चल अब उसे मेरे पास लेकर आ। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। एथास झोपड़ी के पीछे जाकर सुनहरे हिरन के वेश में एनिका को उसके सामने एनिका और एहतास बारासिंगा के सरदार को धन्यवाद देकर आगे चल पड़े। उधर काफी महीनों तक उनका कोई समाचार संबर को नहीं मिला, तो उसने ड्रैगो उड़ने वाली छिपकलियों को उनकी तलाश में भेजा। ड्रैगो सैनिकों ने अपनी तीव्र दृष्टि से देख लिया कि एनिका और एथास किस ओर जा रहे हैं। संबर की ड्रैगो सेना के उड़ान भरते ही उन्होंने सूर्य की रोशनी को भी पृथ्वी पर आने से रोक दिया। हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य हो गया। अपनी हरी आंखों के सहारे वो अंधेरे में एनिका और एथास की परछाई को भी देख सकते थे। एकाएक अंधेरा छा जाने से एनिका समझ गई कि उसके पिता ने अपने दूसरे सैन्य बल ड्रैगो को उनके पीछे लगा दिया है। एथास, हमें जल्द ही छुपने की जगह तलाश करनी होगी। संबर की ड्रैगो सेना की नजर से कोई नहीं बच सकता। वो अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेती हैं। अपने चाल में तेजी लाते हुए दोनों ने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो एक पहाड़ के सामने पहुंच गए, जो उनको रास्ता रोके खड़ा था। उसकी ऊपरी चोटी से धुंध के बादल निकल रहे थे। रेगिस्तान में फिर पहाड़ देखकर एथास को आश्चर्य हुआ। ये कौन सा पहाड़ है और चारों तरफ ये धुएं कैसे फैली रही है? एथास, ये ज्वालामुखी पर्वत है। सदियों पहले इसके मुख से गरम गरम लावा निकला करता था, पर अब ये शांत हो चुका है। इसीलिए जैसे ही रात होती है उसके मुंह से धुएं की जगह धुंध के बादल निकलने लगते हैं। ये हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान हो सकता है, क्योंकि धुएं और धुंध के बादल ड्रैगो की दृष्टिहीन कर देते हैं। और आज से पहले संबर ने अपनी इस सेना को इस्तेमाल कभी नहीं किया। ड्रैगो को ये बात नहीं पता कि धुएं में उनके लिए कितनी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। एथास, अपनी चाल को तेज करो, हमें शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर पहुंचना है। कुछ ही देर में एनिका और एथास पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। उनके अनुमान से भी ज्यादा वहां भयंकर ठंड पड़ रही थी। ड्रैगो की सेना को वो अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो गए थे, पर एथास को वहां बहुत ठंड लग रही एथास को वहां ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा था। एनिका ने कुछ सूखी हुई घास और लकड़ियों को इकट्ठा किया और दो खुरदरे पत्थरों को उठाकर उन्हें रगड़ने लगी। रगड़ते हुए पत्थरों से चिंगारी निकली और सूखी घास में आग लग गई। एथास और एनिका इस बात से बेखबर थे कि जिस चट्टान पर वे बैठे हैं उन्होंने आग लगाई है, उसके नीचे ज्वलनशील गैसों का भंडार है। ड्रैगो का दल पूरी तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था और पर्वत के शिखर पर बैठे हुए एनिका और एथास को उन्होंने घेर लिया। उधर धुएं के साथ आग जलने के कारण धुंध
के बादल भी ऊपर की ओर फैलने लगे। ड्रैगो की सेना एक एक करके नीचे पर्वत पर गिरकर तड़पने लगी। चारों तरफ उनके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसी समय एक तेज धमाका हुआ। ज्वालामुखी के अंदर से लावा तेजी से बाहर निकलना शुरू हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि एनिका और एथास को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है। एथास जल्दी से जादुई मटके से एक उड़न खटोला पेश करने के लिए कहो। एथास एनिका की बात सुने बिना ही मटके को अपने झोले से निकाल चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब जादुई मटके से मदद लेने का समय आ गया है। सुंदर सुंदर प्यारे मटके, संकट आया जान बचाओ, उड़न खटोला तुम लेकर आओ। अभी एथास ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उड़न खटोले ने उसके सामने आ गया। एनिका और एथास बिना समय गंवाए उस पर चढ़ गए। उड़न खटोले में बैठते ही एनिका ने उड़न खटोले से कहा, मुझे मेरी मां के महल में जाना है। एनिका के आदेश के साथ ही उड़न खटोला उस ओर मुड़ गया। महल के मुख्य द्वार पर आकर दोनों उड़न खटोले से उतर उतरकर महल के अंदर गए। महल की अद्भुत सुंदरता को देखकर दोनों चकित थे। सोने की दीवारों से बना हुआ महल बिल्कुल खाली था। एक एक कमरे में घूमते हुए उन्होंने पूरा महल देख लिया। सभी सेवक और सेविकाएं पत्थर के बुत में थे। उन सभी के बुतों के बीच एनिका को कहीं भी उसकी माँ का बुत नजर नहीं आया। उदास होकर वो महल के पीछे बने बागीचे में पहुंच गई, जहां उसे वहां सारिंदा वाग की धुन सुनाई दी। वो चारों तरफ देखने लगी पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। एनिका को समझ में आ गया कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और अब बस सुनाई देगी तो उसकी धुनें, जो अब हमेशा के लिए इस महल की चार दीवारी में बस गई हैं। एनिका ने एथास से कहा, एथास जादुई मटके से कहो इन बुतों में प्राण फूंक दे। माँ नहीं है पर इन्होंने मेरी माँ के साथ समय व्यतीत किया है। मैं इनसे अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। ठीक है एनिका, जैसा तुम कहो। कहकर एथास मटके से कहने लगा, सुंदर सुंदर प्यारे मटके, देखो कैसे बुत बने हैं, इन सब में तुम प्राण फूंक दो। उसके कहने भर की देर थी। सभी बुत बने हुए नर नारियां दोबारा जीवित होकर पहले की तरह महल में घूम घूम कर काम करने लगे, मानो उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। उधर ज्वालामुखी फटने से सभी ड्रैगो गर्म राख और लावा से जलकर भस्म हो गए। लावा बहते बहते संबर के कुएं तक जा पहुंचा और उसमें गिरने लगा। लावा के गिरते ही संभव और उसकी बची हुई सेना जलकर राख हो गई। कुएं में लावा गिरने से वो धीरे धीरे शांत हो गया, पत्थरों में बदल गया और कुएं के जल का स्तर ऊपर जाने से उसमें एक नदी का रूप ले लिया। रेगिस्तान अब नखलिस्तान में बदल चुका था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। एथास और एनिका ने भी एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया। उधर कवाड़ा में जब एनिका के नाना प्रेस जन्नीत को खबर पहुंची कि संबर की मृत्यु हो चुकी है और एनिका और एथास ने एक साथ विवाह कर लिया है, वो उन्हें आशीर्वाद देने पोयास आए। एनिका और एथास से मिलने के बाद उन्होंने दोनों को कवाड़ा देश का उत्तराधिकारी बना दिया। एनिका और एथास ने उन्हें अब उनके पास रहने के लिए कहा, पर उनकी अपनी बेटी को वहां महल में न देखकर पश्चाताप के आंसू बहाते थे। क्रोध में दिए गए श्राप को अपनी भूल मानते हुए स्वर्णिका से बार बार माफी मांगते रहते। उनकी ऐसी अवस्था देख एनिका उन्हें महल के बगीचे में ले गई, जहां उसकी माँ के सरिंदा वाग की आवाज हमेशा सुनाई देती थी। वहीं बगीचे में बैठकर राजा जब सारा दिन अपनी बेटी के वाग से निकली हुई धुन को सुनते रहते। जीवन भर यहीं रहने का निश्चय कर लिया। बेटी ना सही, बेटी के वाग से निकली धुन उनके दुखों को कम कर रही थी। एथास ने जादुई मटके से पोयास देश को फिर से खुशहाल बनाने
के लिए कहा। अब उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, उसकी प्रजा खुश थी। एथास और एनिका अब दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।